हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द वैदिक पीरियड के बारे में और हम जानेंगे जो दो सिस्टम्स थे, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। इसके बारे में हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। तो वैदिक काल का जब विभाजन हुआ था, जो कि मैं हिंदी में भी बोलूँगा ताकि हिंदी मीडियम वाले समझ पाएँ। तो जब वैदिक काल का विभाजन हुआ था वो तो दो भागों में हुआ था। एक भाग तो कहलाता है आपका ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ था। कोई कोई 1100 ईस्वी तक भी बोलता है। और एक था उत्तर वैदिक काल, जो कि लेटर वैदिक फेज भी बोलते हैं, 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कहाँ पे था? ये था आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। मैक्स मुलर ने क्या बोला है? मैक्स मुलर ने इन्हें मध्य एशिया का या फिर सेंट्रल यूरोप का माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहलाई। तो आर्यों द्वारा सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है जो कि हमें माननी और पता होनी चाहिए कि आर्यन जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हुआ करते थे, बहुत ही लंबे हुआ करते थे और बहुत उनकी हाइट अच्छी हुआ करती थी और उनकी जो स्ट्रांगनेस थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती, ताकि तभी तो वो हिटलर भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। हिटलर भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था उनको। और जो आर्यन थे, इन्हीं के आने की वजह से बोला जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिमिनिश हुई। पर ये एक थ्योरी है जिसमें कहा गया है, लेकिन और भी थ्योरीज हैं हड़प्पन की, जैसे कि वो फ्लड की वजह से मारे गए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो 1500 से 600 BC में रही। उसके अंदर दो पार्ट जो मैंने आपको बता दिया है। उसके जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? उनको आर्यन कहा जाता था। और ये वैदिक एज 4 विभागों में बांटा गया था। अर्लीस्ट आर्यन लिव्ड इन लैंड ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्या होता है? सप्त सिंधु होते हैं 7 रिवर्स, जो 7 रिवर्स के किनारे पे रहते थे, इसीलिए इनको कहता था सप्त सिंधु। जो कि आपके अरेबियन सी में जाते हैं जो रिवर्स, जैसे इंडस हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, सतलुज हो गया। ये जो आपके जाते हैं, जो इंडस जो जाते हैं आपके अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं पाकिस्तान के थ्रू, तो उनको हम सप्त सिंधु कहते थे। इसीलिए हमें पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो उधर कहाँ से आए थे? आपके ईरान साइड से आके पाकिस्तान से इंडिया की साइड आए थे। और इनको वेदा की सुपीरियर नॉलेज थी और इनका जो क्या था लैंग्वेज? संस्कृत थी। तो संस्कृत लैंग्वेज में इनकी वेदास बोली जाती थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक पुराना जो सिस्टम होता था पढ़ने का, जो कुटिया होती थी और एक ब्राह्मण होते थे या फिर जो गुरु होते थे वो उनको पढ़ाते थे। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड का क्लासिफिकेशन हम किस में कर सकते हैं? तो वैदिक पीरियड का क्लासिफिकेशन हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। एक है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड को हम 1000 से 600 BC के बीच में मानते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड जो पीरियड था जिसमें आर्यन सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने अपने आप को उधर पे रखने की सोची। तो उन्होंने ऐसे बेसिक चीज़ें रखी जिससे वो अपने जीने का जीवनी रह सकें। जैसे कास्ट सिस्टम क्या था उस टाइम पे? रिजिड नहीं था, क्योंकि कास्ट से किसी को मतलब नहीं था उस टाइम पे। जो था कि सब लोग एक दूसरे की मदद करके वहाँ पे रहते थे। वुमेन भी इक्वल स्टेटस था, वुमेन्स को भी इक्वल स्टेटस था, क्योंकि वहाँ पे काम जो होता था उसमें सब लोग एक साथ हिस्सेदारी में रहते थे। जो विमेन भी थी वो एजुकेटेड थी, इक्वली ट्रीट की जाती थी मेंस के साथ हर सोसाइटी में। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। विडो री मैरिज वॉज अलाउड। तो विडो जो री मैरिज थी, जो विधवा हो जाती है, उनको दोबारा शादी करने का अलाउ था। और जो वुमेन थी वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बोला जाता था, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वॉर हो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स की हालत बहुत ही ख़राब होने लगी। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड होने लग गए, 4 कास्ट में इनको बांट दिया गया। पोजीशन जो थी वुमेन की वो बहुत ही बुरी होने लग गई। वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था और इलिटरेट वो बनी रही।
चाइल्ड मैरिज भी होने लग गया था, मतलब कि बच्चों का विवाह छोटे एज में होने लग गया था। विडो रीमैरिज थी वो नहीं मानी जाती थी, और वुमेन्स को, जो विडो थी, जो विधवा थी, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फील्ड, तो किसी भी फील्ड में उनको पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस जो क्लासिफिकेशन है वैदिक पीरियड्स में। और हम एक दो चीज़ें जो मैं हिंदी में बताना चाहूँगा अपने हिंदू वाले के लिए, कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के प्राथमिक इकाई जो होती थी वो आरोही क्रम थी, जिनमें 5 भागों में बांटा गया है, कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ये 5 भागों में बांटा गया है। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी थे, विश का प्रधान विशपति था, जन के शासक राजन कहलाए थे। तो राज्य अधिकारियों में पुरोहित क्या थे, सेनानी प्रमुख थे। और क्या वशिष्ठ क्या होते थे, वशिष्ठ मतलब गुरु जो होते थे वो रूढ़िवादी होते। रूढ़िवादी का क्या मतलब समझते हैं हम, रूढ़िवादी का मतलब होता है आपका ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो जिसमें बहुत लोग बिलीव करते थे, मोस्ट पीपल बिलीव। आगे चलते हैं। आगे इनको 4 भागों में बांटा गया था वेदास को, और वो कौन कौन से थे, ऋग्वेदा थे, यजुर्वेदा था, सामवेदा था, अथर्ववेदा था। ऋग्वेदा क्या था, एक अर्लीस्ट सबसे पुरानी जो वेदा था वो ऋग्वेदा था। इसमें 1028 हाइम्स थे जो कि भगवान को प्रेज करते थे। और यजुर्वेदा क्या था, इसमें रूल्स दिए गए थे सैक्रिफाइसेस के, जब कोई बहुत बड़ी भूमि जीत लेता था, या फिर अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं हम, जो भी यज्ञ थे बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस के, वो यजुर्वेदा में आते थे। सामवेदा क्या था, सामवेदा एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स थी जिसमें कि इंडियन म्यूजिक के बारे में बताया गया है। अथर्ववेदा पोशंस के बारे में था, चार्म्स के बारे में था, स्पेल्स के बारे में, मतलब जो भी मैजिक, डार्क मैजिक, जो भी हम मैजिक जो दूसरे को वश में करना जो भी था वो अथर्ववेदा में कहते थे। फिर हमारे पास बहुत सारे और वेदास के पार्ट हैं, जैसे ब्राह्मण्स कौन होते हैं, उपनिषद, आर्यकाज और एपिक रामायण और महाभारत क्या थे। तो ब्राह्मणास कौन थे, जो कि वैदिक ज्ञान की विद्या देते थे, रिचुअल्स बताते थे, फिलॉसफीज देते थे। और आर्यकास कौन थे, आर्यकास मिस्टिसिज्म, राइट्स और रिचुअल्स के साथ बातें करते थे। जो कि राइट्स और रिचुअल्स क्या होते हैं, जो कि हमारी जो पुरानी जमाने से आई हुई सभ्यता है, तो हम उनको आगे ले जाने की बातें, और जो हमारी रीत होती है, रघुकुल रीत जैसी थी, वो चीज़ें बताने का आर्यकास डील करते थे। उपनिषद क्या होते थे, उपनिषद फिलोसफिकल टेस्ट थे जो कि सोल, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, जो कि आत्मा के बारे में ज्ञान देता था, जो कि नेचर की जो मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में बताता था। रामायण जो है किसने लिखी है, वो वाल्मीकि ने लिखी है। महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास ने लिखी है। वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेदा जो है उसमें 1028 हाइम्स हैं, जिसमें कि 10 किताबें हैं, जिसको मंडल भी कहा जाता है। जो अर्लीस्ट मंडल हैं, जो कि सबसे पुरानी मंडल्स हैं, वो 2 to 7 मंडल्स को सबसे पुरानी मंडल्स कहा जाता है। 8th मंडल में कानवास की फैमिली है, जो कि कानवा के बारे में बताते हैं। 9th मंडल में सोमा हाइम्स है। सोमा को हम एक ऐसी आप मान सकते हैं एक ऐसी पीने की वस्तु थी जिसको कि लोग पीते थे और देवता भी पीते थे, ऐसा बताया गया है सोमा के बारे में। 1 and 10th के बारे में जो हमारे मंडल्स हैं उसके बारे में पुरुषुक्ता बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है 4 वर्ण के बारे में उसमें। और प्रीस्ट कौन होते थे, प्रीस्ट को हम कोटरी और मोटरी, ये 2 चीज़ें थी जिनको बोला करते थे। उपवेदा क्या होता है, उपवेदा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बताती है, नॉलेज देती है हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर के बारे, साहित्य के बारे में, पौराणिक साहित्य के बारे में बताती है। तो ऋग्वेदा का उपवेदा क्या है, आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेदा जो है वो पुरानी एक नॉलेज देता है हमारी पुरानी सभ्यता के बारे में, हमारे साहित्य के बारे में। तो सामवेदा आता है, जो कि मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनके बारे में, कि सामवेदा क्या था, पोएटिक फॉर्म थी जो कि गाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी सामवेदा में, जिसमें क्या था, ध्रुपद राग था जिसको कि तानसेन ने खुद गाया था। उपवेदा क्या है, इसका गंधर्व वेदा है। और यजुर्वेदा क्या होता है, यजुर्वेदा सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया। उपवेदा धनुर्विद्या, धनुर्विद्या के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि आर्चरी कहते हैं, जिसको कि धनुर्विद्या। आगे जाके अथर्ववेदा, अथर्ववेदा क्या बताता है, अथर्ववेदा हमें बताता है मैजिकल पोशंस के बारे में, मैजिकल स्पेल्स के बारे में, चार्म्स के बारे में।
ईवल स्पिरिट को भगाने के बारे में और बीमारियों को भगाने के बारे में अथर्ववेदा बताता है। ये तो था वो लास्ट वेदा कहा जाता था। ये जो काम था वो आर्यंस का नहीं था ऐसा बोला जाता है। इसमें 20 बुक्स में डिवाइडेड था। गोपाता ब्राह्मणा भी इसमें एक पार्ट था। उपवेदा क्या है, इसका शिल्प वेदा है। ब्राह्मणास कौन होते थे? ब्राह्मणास वो लोग होते जो सैक्रिफाइसेस के बारे में बताते थे। हाइम्स इन ऑर्थोडॉक्स मैनर। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जिसमें सभी लोग विश्वास करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स होता है। तो ब्राह्मणास में सब लोग विश्वास करते थे। इन्होंने 100 सैक्रेड पाथ भी बताए थे फॉर पीपल। आर्यनकास्ट क्या होती है? आर्यनकास्ट फॉरेस्ट बुक होती है जो कि जंगलों में किताबें लिखी जाती थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी जाती थी, जो कि लोगों ने फॉलो करनी पड़ती थी। रिटन बाय हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट। तो जंगल में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए तो वो लोगों को बताते थे। डील्स विद मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के बारे में, जो कि अपने आप जो ज्ञान होता है उसको फिलॉसफी कहते हैं, इसके बारे में बताया करते थे। सैक्रिफाइस के बारे में, ये जो सैक्रिफाइसेस होती थी उसके बिल्कुल अपोज करते थे। ये एम्फेसाइज करते थे मेडिटेशन, ध्यान में एम्फेसाइज करते थे। और ऑल्सो नोन एज इन कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास इंटरप्रेट रिचुअल्स इन फिलोसफिक वे। तो एक कंक्लूडिंग पोर्शन था एक ब्राह्मणास के लिए जो कि रिचुअल्स और फिलोसफिकल वे बताता था लोगों को। उपनिषद, तो हमारे पास उपनिषद का मतलब होता है कि किसी के करीब बैठना। तो 108 हमारे पास टोटल उपनिषद हैं। उसमें से वो आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में बताता है। ये फिलॉसफी देता है यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी। तो ब्रह्मांड, खुद के बारे में और शरीर के बारे में ये बताता है। फोकस ऑन फिलॉसफी अबाउट यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी एक्सेट्रा। एम्फेसाइज दैट नॉलेज ऑफ सेल्फ शुड बी अक्वायर्ड एंड रिलेशन बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मांड शुड बी अंडरस्टैंड। तो क्या बताता था कि अपने बारे में जानकारी देता था और आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में भी बताता था कि वो कैसे जुड़े हुए हैं। फिर ये बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे मुंडक्य उपनिषद, सत्यमेव जयते इसमें लार्जेस्ट है। फिर चंडोग्य उपनिषद जिसमें कि 3 आश्रम के बारे में और मैरिजेस के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुलोमा मैरिज, इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था अगर कोई मैन अगर अपनी बराबर वाली वर्ण के साथ शादी करता है या फिर उससे नीचे वर्ण की लड़की से शादी करता है तो उसको अनुलोमा मैरिज कहा जाता था। और प्रतिलोमा मैरिज क्या होता था? प्रतिलोमा मैरिज वो होता था जिसमें अगर कोई लड़की अगर अपने बराबर वाले से शादी करती है या फिर अपने से छोटे में शादी करती है, अपने छोटे वर्ण में, तो उसे प्रतिलोमा मैरिज कहा जाता था। फिर आता है बृहद, आर्यंका, चंडोग्या उपनिषद, मैंने आपको बताया गया था। इसमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में मेंशन्ड है। याम एंड निचिकेता डायलॉग जिसमें कठोपनिषद है। फिर ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक रिटर्न फॉर्म्स हैं। अतिथि देवो भव किस में लिखा गया है? तो तैत्तिरीय में लिखा गया है। वासुदेव कुटुंबकम किस में लिखा गया है? तो ये महा उपनिषद है। तो वेदांता का मतलब क्या समझते हैं हम? वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ वेद्स। तो एंड ऑफ वेद्स का मतलब हम क्या समझते हैं कि ये वेद का आखिरी चैप्टर होता है। रिवील क्या करता है? ये जो वेद के फाइनल एम्स होते हैं कि रिवील ये करता है कि आखिर वेद बनाया गया तो इसका एम क्या होना चाहिए, फाइनली इसने समाज में देना क्या चाहिए। ये कंडेम करता था सैक्रिफाइस और सेरेमनीज को। तो सैक्रिफाइस और सेरेमनीज को बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड को बताता है। अब वेदांगा क्या होता है? वेदांगा एक ऐसी चीज़ है जिसको कि लिम्ब कहा जाता है, जोड़, हमारे रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि ये एक जानकारी देता है वेदास के बारे में, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बताता है कि क्या है वेदास। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट देता है, उनके बारे में लिखी हुई चीज़ें देता है कि आखिर इसको कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाए। इसमें क्या है, ह्यूमन ओरिजिन और रिटर्न फॉर्म्स ऑफ सूत्रास हैं। तो सूत्र जो होते हैं हमारे, उसके बारे में ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में बताता है। इसमें सूत्र 6 टाइप के होते हैं। एक तो शिक्षा हो गई, एक कल्प हो गई, ज्योतिषा हो गई जिसको एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, व्याकरण हो गई, ग्रामर हो गई, निरुक्ता, इटाइमोलॉजी और चंदा मैट्रिसेस। तो ये हमारे 6 सूत्र हैं। पुरानास का मतलब क्या समझते हैं आप? पुराना, तो इसका मतलब ही आपको समझ में आता है ओल्ड। तो ओल्ड क्या थे? रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर ऑफ लेटर टाइम्स 4th to 6th सेंचुरी बट हैव वेल डिफाइंड परसेप्शन ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। तो इसमें क्या था, 4 से 6वीं सेंचुरी की जो पुरानी रिलीजियस साहित्य थी उसके बारे में इसने बताया है कि पुरानी जो हमारी ट्रेडिशन थी, हमारी सभ्यता हमारी कैसे
रहना जीना वो हमारे पुराण बताते हैं। इसमें क्या था, इसको बोला जाता है कि व्यास ने बनाया था, वेद व्यास ने, और इसमें 18 महापुराण हैं। अब आगे बढ़ते हैं धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र क्या होता है? धर्मशास्त्र डील ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि आपको ये एक लॉ टाइप मान लीजिए आप, कि आप एक लॉ है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसे रहना है। फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषास्त्र, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इनके बारे में बताया गया है कि धर्म के बारे में, उसका अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया गया है। इसमें 4 आश्रम थे, जो कि ब्रह्मचार्य था, गृहस्था था, वनप्रस्था था, सन्यासी था, जो कि वुमेन और जो शूद्र होते थे हमारे शूद्रास, उनके बारे में नहीं था उनके लिए। एपिक्स क्या होता है? एपिक्स 2 एपिक्स थे हमारे। एक तो महाभारत जो कि बहुत लंबी है, रामायण से भी उसको बनाया गया था वेद व्यास ने, और वो 400 BC से 400 AC में हुई थी। लेकिन जो रामायण है, रामायण भी 400 BC 300 BC AC से हुई थी, लेकिन उसको वाल्मीकि ने बनाया था और उसमें 60 कांडास थे। कांडास मीन्स बुक्स। आगे चलते हैं सोसाइटी। सोसाइटी से पहले मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ कि गाय को अंधा ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था आर्यन में। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने जाने की व्यवस्था में थे। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे, जो पुराने जो अर्ली वैदिक एज में थे। व्यापार हेतु कहाँ कहाँ जाते थे? दूर दूर जाते थे, अपने कार्ट्स में जाते थे, या फिर वो दूसरे देश भी जाया करते थे। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, तो उसमें बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती। तो मध्यस्थता के देवता कौन थे? अग्नि थे। उत्तर वैदिक काल, जो कि आप लेटर वैदिक पीरियड हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें क्या था? इंद्र के स्थान पर प्रजाति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि आपके जो विष्णु हैं, महेश हैं, जो ये हमारे बड़े भगवान हैं, उनको दे दिया गया। लेकिन जब हमारे अर्ली वैदिक एज आया था, तो उसमें इंद्र, वायु और अग्नि, इनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। अब आता है आपका सोसाइटी। तो सोसाइटी के डिफरेंस करेंगे हम अर्ली वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में। सब डिफरेंसेस हैं ताकि आप समझ पाएँ कि ये 2 वैदिक एज में क्या डिफरेंस था। तो जो ऋग वैदिक एज था वो बेसिकली पेट्रियार्कल था। पेट्रियार्कल क्या होता है? पेट्रियार्कल होता है मेनली कंट्रोल्ड बाय मैन। तो इसमें मेन से कंट्रोल किया जाता था। बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज ग्राम। तो ग्राम जो थी बेसिक सोसाइटी थी, उसका मतलब फैमिली भी होता है। उस फैमिली का हेड कौन होता था? तो गृहपति उसका हेड होता था। मोनोगैमी वाज प्रैक्टिस्ड व्हाइल पॉलीगैमी अमंग रॉयल एंड नोबल फैमिलीज वाज ऑब्जर्व्ड। मोनोगैमी मतलब होता है एक ही व्यक्ति से शादी करना, लेकिन पॉलीगैमी का मतलब होता है 2 या 3 व्यक्ति से शादी करना। तो वो बड़े लोग घराने के लोग करते थे, छोटे घराने के लोग मोनोगैमी में ही खुश थे। जो वुमेन होती है उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेन के बराबर थी, स्पिरिचुअल चाहे इंटेलेक्चुअल चाहे। तो जो वुमेन होती थी उनको अगर भगवान के लिए स्पिरिचुअल था, दर्शन थे, तो वो भी इक्वल थे। इंटेलेक्चुअल बोलें तो अगर अक्लमंदी वाले काम बोलें तो उनके लिए भी वो बराबर थे। और जिसमें अपाला, विश्ववरा, घोषा एंड लोकमय द्रव्य वुमेन पोएट्स। तो वुमेन जो थे ये पोएट्स थे, जो कि उस टाइम पे बहुत फेमस थे। वुमेन कुड अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज। वुमेन जो थी असेंबलीज को अटेंड कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज और सती प्रैक्टिस उस टाइम पे नहीं चलती थी। सोशल डिवीजन वर नॉट रिजिड। तो सोशल डिवीजन, तो अगर हम सोशल डिवीजन की बात करें तो सोशल डिवीजन हमारा हो जाएगा ये ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। तो ये जो हमारे सोशल डिवीजन थे उस टाइम पे रिजिड नहीं थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सब रिजिड होने लग गए। जो वर्ण सिस्टम था प्रिवलेंट होने लग गया। 4 वैदिक डिवीजन हो गए सोसाइटी के। ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियास हो गया, वैश्यास हो गया, शूद्र। इनको इनके काम के हिसाब, इनकी डिवीजन के हिसाब से इनको काम देने लग गए। जैसे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियास को बहुत ही हाई पोजीशन दे दी गई, लेकिन जो दूसरे कास्ट थे उनके ऑक्यूपेशन नज़र आने लग गए कि ये नज़र, अगर ये शूद्र है तो ये काम करेगा, ट्रेड करेगा, या फिर ये है तो ये करेगा। वुमेन जो थे वो कंसीडर करने लग गए इन्फीरियर, मतलब कि बहुत ही नीची पोस्ट, और सुबॉर्डिनेट होने लग गए, मेन से नीचे काम करने लग गए, और उनकी पॉलिटिकल राइट्स भी ख़त्म हो गई, जो कि असेंबलीज में जाना था। चाइल्ड मैरिज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए, लोग चाइल्ड मैरिज को करने लग गए।
आगे जाके बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंस था। तो बात करते हैं पहले वैदिक एज के बारे में। तो इसमें कुला होता था एक बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कुल, जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। मल्टीपल फैमिलीज टुगेदर ऑफ किनशिप फॉर्म द ग्रामा। तो मल्टीपल जब फैमिली जुड़ जाती थी तो एक ग्राम बनाती थी, और जो ग्राम का लीडर होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। ग्रुप ऑफ विलेजेस बनता था विशु, और जिसको विषुपति कहते थे। और हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज जना और ट्राइब। तो जो बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो राज करने वाली पोस्ट थी उसको जना या फिर ट्राइब कहा जाता था। देयर वर सेवरल सच ट्राइबल किंगडम्स, बहुत सारे ट्राइबल किंगडम्स बनते थे फिर, भारतीय, मत्स्याज, यदूस, पुरुष। तो जब इन सब के ट्राइब्स को मिलाते थे तो किंगडम बनता था, और किंगडम का बड़ा होता था राजन या फिर किंग। तो ये इनकी हायरार्की थी। ऋग्वेदिक पीपल पोलाइट होते थे। पॉलिटी वॉज हेरिडिटरी मोनार्की नॉर्मली। तो हेरिडिटरी मोनार्की नॉर्मली से आप क्या समझते हैं कि ऋग्वेदिक जो पॉलिटिक्स थी उसमें क्या होता था कि जो राजा आते थे वो उनका बेटा आता था, फिर उनके बेटे के बेटे आते थे, मतलब वो हेरिडिटरी था, उनके खून से रिलेटेड राजा बनते थे। फिर इसमें दो बॉडीज बनाई गई, एक तो सभा, एक तो समिति। सभा में क्या होता था, जो बड़े लोग होते थे, राजा और उनके सेनापति होते थे, वो सभा बनाते थे। और समिति में कौन होते थे, जो कॉमन लोग होते थे, आम नागरिक, वो समिति में हिस्सा लेते थे। लेटर वैदिक पीरियड में हम लेटर लार्जर किंगडम बाय अमलगेशन और फाउंड बाय महाजनपदाज और राष्ट्राज। तो इसमें क्या होता था, जो बड़े किंगडम्स होते थे वो भी आप जुड़ने लग गए, और उन्होंने महाजनपदाज और राष्ट्राज की खोज कर दी। इधर पे तो सिर्फ क्या होता था, किंगडम बनाया करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचे लेटर वैदिक फेज में इनका भी बहुत सारे क्लस्टर होने लग गए, बहुत सारे जुड़ने लग गए, और उनको महाजनपदाज और राष्ट्राज बनाना शुरू कर दिया। ये जो पावर ऑफ किंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसने क्या किया, रिचुअल और सेक्रीफाइसेस देने भी शुरू कर दिए, जैसे कि राजसूय यज्ञ कराना शुरू कर दिया, अश्वमेध यज्ञ शुरू कराने लग गया, वाजपेयी यज्ञ शुरू कराने लग गया। अब राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ होता था कि आप किसी इंसान से किसी गिफ्ट की उम्मीद करते हैं, उसके देश में अगर आप बोलते हैं कि मुझे इतना रॉयल्टी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, अगर वो मना कर देता था तो उसके ऊपर लड़ाई कर लेते थे। या फिर अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में आप घोड़ा भेज देते थे अपने सेना के साथ, और वो जहाँ भी जाता था वो एरिया उसका हो जाता था। फिर किंग के जो टाइटल्स थे वो भी बहुत बड़े बड़े होने लगे, जैसे राजा, विश्ववजनान, अभिलाभू, मनपति, लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, एकराट, सम्राट। तो ऐसे नाम होने लग गए राजा के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि सभा और समिति गायब हो गई। आप थोड़ी हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो अब जन्म के आधार पर भी होने लगे थे कि जन्म के आधार पर आप उनको बांट देते थे। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनकी प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति 25 तत्व बोले गए हैं, जिसमें पहला तत्व हमारी अर्थ को बोला गया है, जो कि हमारी प्रकृति को बोला गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत जो है वो विश्व का, जो दुनिया का है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट है, महाकाव्य है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांग की संख्या 6 है, महापुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद की 108 है, और योग के प्रवर्तक पतंजलि को कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो अब आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे वैदिक एज की। तो इसमें अर्ली वैदिक एज आता है या फिर लेटर वैदिक एज आता है। अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस हुआ करते थे वो पेस्टोरल एग्रीकल्चरल में ज़्यादा काम करते थे। कैटल रियरिंग ये काम होते थे। पेस्टोरल मतलब जो आपके जो पेस्चर्स होते हैं, जैसे गाय, बकरी, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा काम करते थे। ये परमानेंटली सेटल हो चुके थे नॉर्थ इंडिया में। इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। कारपेंटर जो थे, घोड़ों के रथ बनाए जाते थे प्लग्स करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए वो बड़े बड़े औजार बनाए करते थे। वैरायटी ऑफ आर्टिकल बनाए गए, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन के
जो वर्कर्स के द्वारा। स्पिनिंग वॉज इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कॉटन एंड वुलन फैब्रिक, जैसे महात्मा गांधी को देखा ना चरखा चलाते, वैसे ही वो स्पिनिंग करते थे। गोल्ड स्मिथ जो थे वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, मतलब कि ऑर्नामेंट्स मतलब जो हमारे गले में हम पहनते हैं वस्तु, जो हमारे जो औरतें पहनती है, जो हाथों में बैंगल्स एंगल्स, वो गोल्ड स्मिथ बनाया करते थे। पॉटर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल फॉर डोमेस्टिक यूज, वेसल बनाया करते थे। कुम्हार जो था वो घड़े बनाया करते थे। ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम, मतलब लेन देन के, अगर आप किसी को गोल्ड कॉइन देते हैं तो वो आप, मतलब किसी को आप अगर गेहूं देते हैं वो चावल देगा, ऐसा बार्टर सिस्टम होता है। लेकिन जो लेटर में हुआ, जो गोल्ड कॉइन को देना शुरू कर दिया, इसका नाम हमने रखा निष्का। निष्का, जो गोल्ड कॉइन्स को निष्का कहा जाता था, जो कि लार्जर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता था। फिर रिवर्स की बात आती है। रिवर जो था ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट था, मतलब कि आप जहाज़ों से दूसरे देशों में या फिर दूसरे शहरों में सामान ले जाया करते थे। जो लेटर वैदिक फेज था, इसमें क्या था, बहुत सारा जो ज़मीन थी उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया गया। मैन्योर सॉ डेवलपमेंट, तो मैन्योर सॉ डेवलपमेंट मतलब जो आप खाद होता है, खाद में बहुत ऑर्गेनिक अच्छी खाद बनाई गई जिससे कि और ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हो सके। एग्रीकल्चर, इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन बन गया। पीपल, जो लोग थे, उन्होंने जवार, चावल और ऐसे गेहूं जैसी चीज़ें बनाने शुरू कर दिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई, मेटल वर्क बहुत ज़्यादा होने लग गया, लेदर वर्क बहुत ज़्यादा होने लग गया, कारपेंट्री बहुत ज़्यादा होने लग गई, पॉटरी बहुत ज़्यादा होने लग गई, तो ये काम बहुत बढ़ गए। इंटरनल ट्रेड जो था, जो कि आंतरिक जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो व्यापार, जो बाहर का एक्सपोर्ट था वो भी बहुत बढ़ गया। इससे क्या हुआ, ये बेबीलोन के साथ भी ट्रेड करने लगे। अब बेबीलोन कौन लोग थे? बेबीलोन मेसोपोटामिया के लोग थे। मेसोपोटामिया के लोग को बेबीलोन भी कहा जाता है, तो मेसोपोटामिया के लोगों को बेबीलोन कहा जाता है। उसी के थ्रू उनको ट्रेड करने लग गए। हेरिडिटरी मर्चेंट्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में आ गए, जो कि डिफरेंट क्लास के थे। हेरिडिटरी मर्चेंट्स मतलब अगर व्यापार में जो क्या था, अगर किसी के पिताजी व्यापारी थे तो उनके बच्चे भी व्यापारी होने लग गए, हेरिडिटरी एग्जिस्टेंस पाने लग गया। वैश्यास जो थे वो ट्रेड में इंडल्ज होने लग गए, कॉमर्स में इंडल्ज होने लग गए, और इन्होंने इसको गनाज नाम दिया, मतलब वो ट्रेड और कॉमर्स करने लग गए जो वैश्यास थे आपके। आगे चलते हैं। आगे की बात आती है कि रिलीजन क्या था वैदिक एज में। तो रिलीजन क्या था वैदिक एज में, तो ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो वर्शिप करते थे फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर। तो आप ये मान सकते हैं कि वो फायर अगर अग्निदेव को पसंद करने के लिए करते थे, वैसे ही इंद्रदेव को पसंद करते थे, तो इनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे, वर्शिप करते। लेकिन बाद में क्या हुआ, सभी इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स क्या थे? पृथ्वी, अग्नि, फायर, वायु, वरुणा, जो आपको बता चुका हूँ मैं, इंद्रा, तो ये थे। और फिर अग्नि, जो कि इन दोनों के बीच में आपको इंटरमीडिएटरी दिखते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में तालमेल रखने के लिए यूज होते थे। वरुणा क्या थे? ये नेचुरल ऑर्डर के लिए अपहोल्डर थे। हवा जो थी वो नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती थी। और फीमेल गॉड्स कौन थे? तो अदिति और उषा, इन दोनों के बारे में पता गया है। इसमें क्या था कि कोई भी मंदिर नहीं थे, कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते थे। प्रेयर्स वर ऑफर टू गॉड्स फॉर रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड जब हमें पाना होता था, हमें कुछ मिलना होता था, तो हम भगवान की प्रार्थना करते थे। आजकल भी ऐसे ही करते हैं लोग। इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, तो अब क्या हुआ लेटर वैदिक एज में, इंद्रा और अग्नि ने उनका अपना इंपॉर्टेंस खो दिया। प्रजापति जो कि क्रिएटर होता है, या फिर विष्णु जो प्रोटेक्टर होता है, रुद्र द डिस्ट्रॉयर होता है, रुद्र मतलब हमारे भगवान महादेव। सेक्रीफाइसेस एंड द रिचुअल्स बिकेम मोर इलेबोरेट, सेक्रीफाइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा माने जाने लगे, करने जाने लगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर डिक्लाइन, तो प्रेयर जो थी, अब प्रेयर्स जो थी वो भी नहीं होने लग गई। priesthood became a hereditary profession, they dictated the rules for their ritual and sacrifices। priesthood जो था वो ब्राह्मण्स का बेटा ब्राह्मण्स होगा, वो वाला काम होने लग गया, तो ये चीज़ें होने लग गई। और हेरिडिटरी बन गया, मतलब कि वंशज बन गया उसका। फिर क्या था, उन्होंने रूल्स बताने लग गए, रिचुअल्स बताने, सैक्रिफाइस बताने लग गए कि ऐसा करोगे ऐसा होगा, और प्रकृति का नियम क्या है ये सब बताने लग गए। देयरफॉर बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन अलॉन्ग ऑल्सो अगेंस्ट एलाबोरेट सैक्रिफाइस एंड रिचुअल, दिस लेड टू राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो क्या दिक्कत हो गई थी? दिक्कत यही थी कि आप जो ये सब चीज़ें थोप रहे हो, जो ये सारे हमें ज्ञान बता रहे हो, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया,
मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते कि ये चीज़ें भी कुछ होती हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ, जैनिज्म और बुद्धिज्म का इंक्रीज़ हुआ। जैनिज्म और गाइस अब थोड़े MCQs कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज़। तो पहला सवाल है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो पूर्व वैदिक काल जो है वो किसे माना गया है? तो आपको बताना होगा इसका जवाब कि पूर्व वैदिक काल में किसको माना गया है। तो 1500 ईस्वी पूर्व या फिर 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब 1500 BC से 1000 BC को हम पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल मानते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक फेज का काल, जो कि मतलब कि पीरियड किसे कहा जाता है लेटर वैदिक फेज का? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, मतलब 1000 BC से 600 BC। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यंस? आर्यंस का मीनिंग क्या है? तो आर्यंस का मीनिंग हो जाएगा आपका जो बहुत ही श्रेष्ठ लोग होते हैं, द पीपल हु आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल, सो दे आर कॉल्ड आर्यंस। तो आर्यंस वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सब में, सब जातियों में श्रेष्ठ, उन्हें कहा जाता है आर्यंस। अब आपका आता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो वो फसल थी तंबाकू, जो कि जिसको कहा जाता है टोबैको। तो टोबैको का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना था? श्रमण। तो श्रमण नाम से जाना जाता था, जो कि उनके मान वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? तो शूल्व सूत्र को वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कहा जाता है। ऐसे ही किस वेद को प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में हमारे पुराने जो भी एंशियंट वैदिक युग को कहा जाता है, तो वो ऋग्वेदिक को कहा जाता है। उत्तर वैदिक जबकि लेटर वैदिक फेज काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये हमारे एक हमारी हायरार्की है। फिर वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाती है? तो ट्रायो किसको कहलाते हैं हम? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम ट्रायो कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऐसे ही वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ठीक है, आपको बता चुका हूँ मैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया? शूद्राज के बारे में किस में बताया गया? तो 10वें में बताया गया था ऋग्वेद में बुक में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की उपासना करना वैदिक धर्म में एक बहुत बड़ा गुनाह था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के बारे में किया गया है। और शूल्व सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? तो जामिति नाम से है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा। टेलीग्राम का मेरा चैनल का नाम है UPSC एंड SSC। तो ये मेरा टेलीग्राम का नाम है, आप इसे ढूंढ सकते हैं, और मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप। और गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये पसंद आया, मैं और बेहतर वीडियो क्वालिटी सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आपके लिए लाना की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।